नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो मॉर्निंग 7 AM शो आप सभी को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आपके साथ देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। दिन प्रतिदिन की यह मेहनत आपको वास्तविकता में परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। तो मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क का भी जन्म होता है। चलिए आते हैं आज के सेशन की तरफ। तो इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं लगातार आपको शेयर करता हूं। किस टेलीग्राम चैनल पर? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे ज्वाइन कीजिए। मैं वैसे आपके साथ उत्तर प्रदेश पेपर 5 को भी डील करता हूं, मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरनल सिक्योरिटी को डील करता हूं और साथ में पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को आपके साथ डील करता हूं। यहां पर जो है आपको, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे क्विजेस आपको दिए जाते हैं, यहां मैं आपको बहुत सारा डेटा शेयर भी लगातार करता रहता हूं। तो चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है। अभी मौर्य एम्पायर ही है, तो कल कोशिश करेंगे कि पोस्ट मौर्य की तरफ कुछ क्वेश्चंस लेके चलें। लेकिन देखिए मेरी कोशिश ये भी है कि पीछे जितना आप पढ़ के आए हैं उससे भी मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपको बीच बीच में अवश्य प्रदान करूंगा, क्योंकि पीछे का भूलना नहीं है। बहुत सारे हमें भी क्वेश्चंस मिलते हैं, कभी कभी नए क्वेश्चंस भी बनाते हैं, तो वो भी आपके साथ अवश्य पूछेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को आपके साथ देखते हैं। लिखा है, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा लगभग ना के बराबर थी। स्लेवरी वॉज लार्जली एब्सेंट इन मौर्यन एम्पायर। मौर्य सरकार का अपने साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पर समान नियंत्रण था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपको सही लगते हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना ही एक और ना ही दो? तो आशा करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो मैं इसके आंसर की तरफ आपके साथ चलता हूं। देखिए यहां पर पहला जो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा लगभग ना के बराबर थी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो दास प्रथा ना के बराबर का सोर्स आया है, ये मेगास्थनीज की द्वारा आया है। आपको मालूम है वो मेगास्थनी यहां पर आके कहता भी है कि यहां पर दास प्रथा नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र में देखें तो दास प्रथा का एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। कौटिल्य ने भी दास प्रथा के बारे में मेंशन किया है। इवन धम्मा को भी जब आप पढ़ते हैं तो धम्मा में भी जो इथिकल कंडक्ट बताए गए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अपने नौकरों और दासों के साथ सम्मानता पूर्वक व्यवहार करें, उनसे भी नरम व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है। तो अर्थात दास प्रथा मौजूद थी। ठीक है, इसके अलावा देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड की तरफ चलें, लिखा है अपने साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पर समान नियंत्रण होता है। देखिए जब कभी ओनली आ जाए या ऑल आ जाए, ठीक है, कभी कभी ओनली आ जाए या ऑल आ जाए, तो हमेशा आपको सतर्क हो जाना चाहिए उसी समय, क्योंकि मोस्टली ऐसे जो आंसर होते हैं वो गलत की तरफ ज्यादा इशारा करते हैं। ठीक है, तो देखिए समान रूप से नियंत्रण आप खुद सोचिए, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल कर रहा था मौर्य साम्राज्य। थोड़ा बहुत साउथ को छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए। तो अब इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर एक समान तरीके से कंट्रोल करना यह भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अशोका जो उज्जैन का गवर्नर था वो तक्षशिला का भी गवर्नर बनाया गया था। सुसीम के समय विद्रोह भी हुआ था और उस गवर्नर से अशोक जो है उस विद्रोह को दबाने के लिए वो वहां पर गया था। तो अर्थात इसका मतलब समान रूप से कंट्रोल नहीं था, नहीं तो सुसीम ही कंट्रोल कर लेता, अशोका को भेजने की जरूरत ही क्या थी। ये अलग बात है कि मौर्यन एम्पायर जब हम अन्य एम्पायर से तुलना करते हैं तो हाईली सेंट्रलाइज्ड था, ये अलग बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी साम्राज्य के ऊपर इक्वल कंट्रोल किया गया था। ये अपने आप गलत हो जाता है। दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ना ही एक सही है और ना ही आपका दो सही है।
ठीक है, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। यहां पर अगर आप देखें तो केंद्रीय क्षेत्र के बारे में आपको दिखाया गया है कि बहुत सारा जो पाटलिपुत्रा था यहां पर तो डायरेक्ट कंट्रोल था, अधिकारी प्रॉपर तैनात थे, कर व्यवस्था मजबूत थी। लेकिन प्रांतीय क्षेत्रों को देखें तो उपराजा नियुक्त थे, जिसमें स्थानीय युवराज जो है वो बेसिकली अपॉइंट किए जाते थे। जैसे यहां पर तक्षशिला का दिया गया, उज्जैन का दिया गया, 5 प्रांत आपको दिए गए थे, तो प्रांतों में गवर्नर्स की नियुक्ति हमको देखने के लिए मिलती है। इवन सीमांत क्षेत्रों में देखें तो कुछ जनजातीय क्षेत्र भी देखने के लिए मिलते हैं, दक्षिण के राज्य भी देखने के लिए मिलते हैं, कुछ कलिंग का क्षेत्र था, अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र भी थे, है ना। यहां पर मेगास्थनीज हमको दास्ता ना होने का प्रमाण जरूर देता है, क्योंकि वो यूनान से कंपेयर कर रहा था कि यूनान में जिस प्रकार स्लेवरी थी वैसी भारत में नहीं थी। जबकि अर्थशास्त्र में दास्ता का उल्लेख किया गया है। दास और भृतक वर्ग विद्यमान था, युद्धबंदी के रूप में दास बनाए जाते थे, पूर्णतया अनुपस्थित कहना ये एक गलत वो होगा। तो इस आधार पर दोनों ही आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा। लिखा है मौर्य वंश के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उदय तक भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? सोचिएगा, मौर्य वंश के पतन से लेकर, मौर्य वंश का पतन करवाइए, और गुप्त साम्राज्य के उदय तक कौन कौन से आपको भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से थे? तो क्या आइडिया लगता है, तो कौन कौन से थे उस समय? हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो आशा करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। मैं इसके आंसर की तरफ आपके साथ चलता हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए शुंगा, तो आपको मालूम है कि बृहदत्थ ने खुद ही बृहदत्थ की हत्या जो थी उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने की थी, तो शुंगा वंश की स्थापना की थी। तो एक तो डेफिनेटली होगा, तो एक होगा, तो इसका मतलब सी कट गया, है ना। दूसरे में आते हैं द वर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर। तो आपको भी मालूम है वर्धन डायनेस्टी जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की है ना। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की, तो जहां 2-2 लिखा हुआ है उसको काट दीजिए, 2 यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, तो ये कट गया, ऑटोमेटिकली कट गया। फिर उसके बाद आता है द अर्ली चोलास, हमें नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ अर्ली चोला लिखा हुआ है, मतलब पूर्व चोला। वो पश्चात चोला है, जब राजा फर्स्ट आता है, राजेंद्र फर्स्ट आता है, वो पश्चातवर्ती चोला आते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिखा है द सातवाहना ऑफ आंध्रा एंड द पाला ऑफ बंगाल। हमको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, और त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट जो किया गया था वो गुर्जर प्रतिहार, पालो और राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। तो वो तो हर्षवर्धन के भी बाद आपको आते हुए दिखाई देते हैं। तो दैट्स वाई आप इसमें 5 को भी काट सकते हैं, तो यहां 5 भी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आंसर ऑटोमेटिकली आपको डी की तरफ लेके जाएगा कि 1 आएगा, 3 आएगा और यहां पर 4 आएगा। देखिए, कभी कभी ऐसे भी हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ऐसे अगर आपको याद है तो आपको मालूम होना चाहिए केंद्रीय क्षेत्र में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था तो फिर आए थे कौन? शुंगा आए थे, शुंगास के बाद कौन आया था? कण्वा आए थे, और कण्वा के बाद फिर आपके सातवाहना आए थे, है ना, सातवाहना आए थे। तो इस प्रकार की एक क्रोनोलॉजी आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। सुशर्मा का अंत सिमुक ने किया था, है ना, याद है। तो अर्ली चोलास को देखेंगे तो ये लगभग 300 BCE से लेकर के 200 CE तक का इनका टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सातवाहना का भी हो गया, तो इसका मतलब 134। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कीर्णन अशोक के आंतरिक प्रशासन में उनके मानवीय दृष्टिकोण, अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और युद्ध पर रोक को दर्शाता है? इनमें से कोई एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मानवीय दृष्टिकोण को दिखाता है, उसके अहिंसा के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है, और वॉर के प्रति उसके प्रतिबंध को दिखाता है? ऐसा किसी में मेंशन किया गया है? तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये तीनों चीजें हैं, उसके आंतरिक प्रशासन का मानवीय दृष्टिकोण, अहिंसा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और युद्ध पर रोक, तीनों को बेसिकली इसमें मेंशन किया गया? तो कौन सा आपको लगता है कि ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा? तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं आपके साथ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा हटाना है। तो सोहगौरा वाले को हटा दीजिए, क्योंकि सोहगौरा इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें अकाल से संबंधित वर्णन को मेंशन किया गया है। तो फैमीन की कंडीशन को इसमें दिखाया गया है, तो ये वाला कट जाएगा। इवन कंगन हल्ली को देखें तो कर्नाटका वाले क्षेत्र से है, और इसमें अशोक का नाम रान्यो अशोक लिखा गया है।
रान्यो अशोक का मतलब राजा अशोक, राजा अशोक। इवन अशोका की कुछ प्रतिमा भी कुछ उस प्रकार की बनाई गई है पत्थर के ऊपर, ठीक है। तो रान्यो अशोक को भी इसमें मेंशन किया गया है। रुमिंदेई स्तंभ लेख जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अशोका ने विजिट भी किया था 20वें वर्ष के आसपास, तब रुमिंदेई वो आया था और उसने आकर के क्या कहते हैं वहां पर टैक्सेशन को भी घटा के 1/8 कर दिया था। इसका जो सही आंसर है वो एक्चुअल में कालसी है, जो देहरादून से मिला है। और कालसी जो है एक मेजर इंस्क्रिप्शन के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। कालसी जो है वो एक वृहद शिलालेख के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है, जो 14 जगहों से मिला है, उसमें एक कालसी भी मेंशन है। यहां पर अगर आप एक एक को देखिए तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन में एक तो सहगौरा इंस्क्रिप्शन है, कंगनहल्ली है, कालसी है और आपका रुमिंदेई है। जब हम सहगौरा की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आपको मिला है और ये एक ताम्रपत्र के ऊपर लिखा गया शिलालेख है। इसमें जो है स्पेशली अकाल से संबंधित क्या एफर्ट्स किए गए थे मौर्य साम्राज्य के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पीरियड में, कौन कौन से वेलफेयर के मीजर या राहत उपाय अपनाए गए थे, उनको यहां पर मेंशन किया गया है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे इसको लिखा गया है। इसके बाद कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन है। कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन कर्नाटका से हमको मिला है और यहां पर एक महास्तूप भी मिला है और एक स्कल्पचरल साइट है, यहां पर कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। उसमें स्पेशली किंग अशोक और उसकी क्वीन का मेंशन किया गया है और अशोक को स्पेशली यहां पर रान्यो अशोक कहा गया है। रान्यो अशोक कहा गया अर्थात राजा अशोक कहा गया है। इवन ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फिर हम कालसी इंस्क्रिप्शन को देखें यहां पर आपके साथ, तो कालसी इंस्क्रिप्शन जो है ये 14 रॉक एडिक्ट मतलब 14 शिलालेख जो है उनमें से एक शिलालेख के रूप में देखने के लिए मिलेगा। यहां पर उसने अहिंसा की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है कि मैं अहिंसक रहूंगा। यहां पर उसने युद्ध की नीति को त्यागने की बात की है, एक प्रकार से प्रतिबंध की बात की है। यहां पर उसका प्रशासन का मानवीय दृष्टिकोण भी हमको देखने के लिए मिलता है और साथ ही अशोक की जो धम्मा के प्रति नीति है उसके प्रति भी समर्पण दिखता है। आध्यात्मिकता की तरफ भी इसका फोकस है, आध्यात्मिकता की तरफ भी इसका फोकस है। उसी प्रकार अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको रुमिंदेई इंस्क्रिप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जो नेपाल से आपको मिला है। स्पेशली माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। बर्थ प्लेस था लॉर्ड बुद्धा का, यहां पर ये आया था। लुम्बिनी इसने खुद भी यात्रा की थी 20वें वर्ष और यहां पर इसका टैक्सेशन जो है वो घटा करके 1/8 कर दिया था, 1/8 कर दिया था। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया एक लोकप्रिय नाटक था। यह नाटक मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक साजिशों के इर्द गिर्द घूमता था और विशेष रूप से प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य के उदय को दर्शाता था। इसमें साफ साफ आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस की किताब लिखी है वो किस शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोका के या हर्ष के? किसके हुआ करते थे? मुद्रा राक्षस। चलिए भाई, आशा करता हूं आपने इसका आंसर अब तक दे दिया होगा। तो आपको मेरे भाई पता भी है कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस भी है, विशाख दत्त की दैवी चंद्रगुप्तम भी है। मुद्रा राक्षस में ये राक्षस जो है ये स्पेशली मौर्य काल में सीनियर ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, समझ रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इसमें यह बताया गया है कि कैसे आचार्य चाणक्य ने जो है वो कॉन्स्पिरेसी की और धनानंद का तख्ता पलट किया था। तो मुद्रा राक्षस में यह चीज मेंशन की गई है। उसी प्रकार विशाख दत्त की दैवी चंद्रगुप्तम है, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड ने किस प्रकार एक अपनी भाभी के, उसका जो भाई था रामगुप्त है ना, वो शक को अपनी वाइफ देने के लिए रेडी हो गया था। तब चंद्रगुप्त सेकंड जो है अपनी भाभी के बजाय खुद गया था शक राजा के दरबार, शक राजा के यहां पर, और उसका वध करके वो आया था, है ना। तो फिर इसी क्रम में फिर जब वो आता है फिर रामगुप्त का भी वध करता है। फिर जो दैवी
पुत्र जो देवी थी उसके साथ फिर वो अपनी विवाह करता है, भाभी के साथ, इसीलिए फिर वो दैवी चंद्रगुप्तम क्या कहते हैं बुक लिखी गई थी। ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में हुआ करता था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में हुआ करता था। इवन गुप्ता पीरियड में अगर हम देखें तो बहुत सारे हमको ऑथर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे विशाख दत्त है तो इसकी किताब का नाम क्या था, देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षस। तो दो आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक तो दैवी चंद्रगुप्तम भी है और एक मुद्रा राक्षस के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, जैसे कुमार संभवम है ना, जैसे ऋतु संहारम है ना। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, है ना। तो रघुवंशम को भी यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट की जब हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में तो आपको आर्य सिद्धांतिका देखने के लिए मिलती है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम देखने के लिए मिलती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कौन सी देखने के लिए मिलती है, एस्ट्रोलॉजी में सूर्य सिद्धांतिका बुक देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार वात्सायन का क्या है, कामसूत्रा, वात्सायन का कामसूत्रा देखने के लिए मिलता है। वारामिहिर कौन है, वारामिहिर एक एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और इनकी किताबों का नाम क्या है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, ये सब किताबें आपको इनकी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द 7 लिम्स ऑफ द स्टेट एज डिस्क्राइब बाय द कौटिल्य। स्वामी अमात्य दुर्गा जनपद कोश दंडमित्र, स्वामी अमात्य जनपद दुर्गा कोश दंडमित्र, स्वामी जनपद अमात्य कोश दुर्ग दंडमित्र, स्वामी अमात्य कोश जनपद दंड दुर्गा मित्र। यहां पर कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी का बेसिकली मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर आई होप सो आप लोगों ने दे दिया है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्वामी, फिर अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोश, फिर दंड, फिर मित्रा। ठीक है। यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले आता है स्वामी, फिर आता है आपका अमात्य। स्वामी जो किंग है, इसकी आंख कान जो होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तो ये मंत्री जी हो गए इसके। फिर आता है जनपद, जो क्योंकि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में बैठेगा किंग भी और उसके मंत्री भी, तो सबसे पहले फिर आएगा जनपद। फिर आएगा दुर्ग, मतलब अर्थात इनकी कैपिटल की बात कीजिए तो कैपिटल फिर दुर्ग के रूप में है। फिर दुर्ग में ही रहेगा क्या, कोष, पैसा रहेगा, तो दुर्ग में आएगा कोष। इस पैसे की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा करने के लिए कौन आएगी, आर्मी, तो फिर आएगा दंड। और सबसे आखिरी में क्या कहते हैं, जब खुद से संभाला नहीं जाएगा दूसरे का अटैक, तो अपने मित्रों को भी बुलाया जाएगा, तो फिर आएगा सहयोगी। तो सबसे पहले स्वामी है, फिर उसके बाद अमात्य आएगा, फिर उसका जनपद आएगा, जनपद के बाद फिर दुर्ग आएगा, दुर्ग में फिर कोष होगा, कोष में फिर दंड होगा, फिर अंत में इसमें मित्र की भूमिका को भी दिखाया गया। तो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी में 7 लोग स्पेशली शामिल हैं। तो देवियों सज्जनों, सेशन आपका आज इतने ही क्वेश्चन हैं, लेकिन आप सभी हमारे प्यारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके लिए स्पेशली हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों प्रकार के बैचेस हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे हिंदी भाषा भाषी के प्यारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल बैच है जिसका नाम है अभ्युदय, जहां मैं आपके साथ स्पेशली पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को, मेंस का सेक्शन पूरा आपका, पेपर 5 का पूरा मेंस का सेक्शन और इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा मेंस का सेक्शन मैं आपके साथ यहां पर डील करूंगा। 25 मई से स्टार्ट हो रही है हमारी ये क्लासेस। ठीक है। 2 प्रकार के बैच हैं, प्लैटिनम और गोल्ड। जब भी बैच को लीजिए, मेरा एज अ बड़े भाई के रूप में आपको सलाह है हमेशा प्लैटिनम लीजिए, क्योंकि प्लैटिनम में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, एमसीक्यू क्रैश कोर्स, एनसीईआरटी का पूरा क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें आपको उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। आपके घरों में किताबें भी भेजी जाती हैं। इसी प्रकार अगर बाइलिंगुअल जाना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल के लिए आरंभ बैच है, तो वो आप भी इसकी में भी आप जुड़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बैच हैं। सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए जाना चाहते हैं तो फिर प्रीलिम्स का भी लाइव कोर्स है, ऐसे ही आरओ का भी फाउंडेशन कोर्स है और आलेखन 2026 भी है। ठीक है। इस सभी बैचेस में मेरी एक प्रमुख भूमिका के रूप में मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है। किसी भी बैच को आपको लेना हो तो आप, ये वैसे स्टार्ट हो रहा है 25 मई से। ठीक है। तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि जब भी आपको बैच लेना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव।
साई लाइव, ठीक है, ये साई लाइव को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, एज अ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। मैं खुद भी क्या कहते हैं पेड बैचेस के अपने भी टेलीग्राम बनाता हूं, उसमें अपनी तरीके से उनको लीड करने का प्रयास भी करता हूं। किसी भी बैच को परचेस करें, कोई भी समस्या आए तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमसे हो सकता है वो हम आपके लिए डिस्काउंट इसमें ऑफर करते हैं, या फिर आप सीधे मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हैं 9289996923। आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें दिया जाएगा और अपडेटेड बैच प्रोवाइड किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके साथ कल मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार मजबूती से करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।